सत्ता में बैठे लोग कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। वो इतना जानते हैं कि जनता को गर्व की डोज देते रहो, गर्व के लड्डू खिलाते रहो, उसके मुंह में गर्व के लड्डू ठूंसते रहो, वो बोल ही नहीं पाएगी। और हम लोग हैं कि बात बात पर गर्व करते हैं, गोत्र पर करते हैं, जाति पर करते हैं, खानदान पर करते हैं, फोन पर कार पर भी कर लेते हैं। घर शानदार बन जाए तो फूले नहीं समाते, घर से हमारा सीना चौड़ा होने लगता है। मगर दोस्तों, गर्व करने के लिए ये वजह बेकार की हैं और सत्ता में बैठे लोग आपको गर्व में डुबोते रहेंगे। वो जानते हैं कि वो वादे पूरे नहीं कर सकते जो उन्होंने किए हैं। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। जो सपने उन्होंने दिखाए हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे, इसलिए गर्व की डोज देते रहो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुंबईकर हैं। दोस्तों, जिस देश में साफ पीने के लिए पानी ना हो, इंदौर के 24 लोग गटर का पानी पी करके मर जाएं, जिस देश की राजधानी की हवा साफ ना हो, AQI 500 से ऊपर रह रहा हो, जिस देश की राजधानी की मुख्यमंत्री AQI और टेम्परेचर में फर्क ना जानती हो, वहां पर आप गर्व कर रहे हो? अरे, किस बात का गर्व कर रहे हो? आपके पास ऐसा क्या है जिस पर आप गर्व करते हो? एक भी शहर है चीन जैसा, एक भी शहर है जापान जैसा, जिसकी इकोनॉमी को आपने पछाड़ दिया है, चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए हो। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने आपकी इकोनॉमी को C ग्रेड में डाल दिया है, और आप है कि गर्व किए जा रहे हो। जाति है कि जाति नहीं, और आप है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत सरकार ने व्यापारिक समझौता किया है उस पर गर्व कर रहे हो। क्या हासिल होगा? यूरोपियन देशों का माल आपके देश में सस्ते में आएगा। आपके उत्पादक क्या करेंगे? आपके मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे? वैसे ही उनका बुरा हाल है। अमेरिका को एक्सपोर्ट बंद हो चुका है बड़े पैमाने पर, उसने टैरिफ लगा दिया है, बार बार ट्रंप बेइज्जती कर देता है, डावोस में भी कर दी, और हमारे लोग डावोस में पिकनिक मनाने गए। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की वीडियो क्लिप्स हमने देखी, शर्म आती है उन्हें देख करके कि हम किस तरह के लोग हैं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा। हम लोग अपने देश को ही बर्बाद किए जा रहे हैं। हमें अपनी चिंता है, देश की चिंता नहीं है।
आज दुनिया की 10% से ज्यादा पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है, पर 3000 से ज्यादा बिलियनर्स तो हैं। आज दुनिया में हर 4 में से 1 आदमी के पास साफ पानी तक नहीं है, लेकिन दाओस में हर 4 में से 1 आदमी प्राइवेट जेट से लैंड कर रहा है। दुनिया की आधी आबादी के पास बस दुनिया की 3% संपत्ति है। हाँ, पर टॉप 1% लोगों के पास तो 40% है ना। इतनी वेल्थ है तो कई लग्जरी ट्रिप्स तो बनते ही हैं। उनमें से एक है हर साल दाओस में ऑर्गेनाइज होने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि अमीरों की किटी पार्टी। 100 से ज्यादा बिलियनर्स दाओस पहुंचे। स्विट्जरलैंड के इस छोटे से शहर में मुश्किल से 10,000 लोग रहते हैं, लेकिन इस हफ्ते वहां 130 देशों से 3,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। लगभग 60 देशों के हेड, सरकारी ऑफिशियल्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और सीईओज ने दाओस में हाजिरी लगाई। इस दौरान सुना है कि दाओस में एक होटल का किराया हजारों डॉलर तक चला जाता है। कई कंपनियां तो $1 मिलियन लगाकर दाओस में अपने लिए स्पॉन्सरशिप्स खरीदती हैं। कंपनियों से $75,000 से लेकर $7,58,000 की एनुअल फीस ली जाती है। देशों को भी फ्री में इनविटेशन नहीं मिलता, उन्हें भी कई हजार डॉलर लगाने होते हैं। एक हाई फाई डेलीगेट बैच की कीमत ही $35,000 बताई गई, यानी कि करीब 32 लाख रुपए। इतना पैसा लगाकर अमीर लोग और देश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दाओस में पहुंचते हैं। क्या करने? दुनिया के सामने उनके सामने जो रिस्क और प्रॉब्लम्स हैं उन पर बात करने। मसलन इतनी संपत्ति को कैसे मेंटेन करें, नए रिसोर्सेज कैसे हथियाएं, नेक्स्ट किस कारोबार में हाथ लगाएं, कौन से देश के कौन से राजनेता से डील करवाएं। क्या गरीबों को फाइनली हमारे ट्रिक्स का पता चल गया है? थोड़ा वाइब चेक कर लेते हैं। क्या आपको प्रॉब्लम के नाम से क्लाइमेट चेंज, टैक्स अवॉइडेंस और इनइक्वालिटी तो याद नहीं आ गए? हाँ, ये उनका इमीडिएट कंसर्न नहीं है। अभी तो मंगल ग्रह की ओनरशिप किसको मिलेगी ये फाइनल करना है। कौन सा गुंडा देश उनको और उनकी वेल्थ को सबसे ज्यादा सिक्योर रख पाएगा ये इंश्योर करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने दाओस पहुंचते ही एक बार फिर से याद दिलवा दिया कि उन्होंने ही इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई थी। यूरोपियंस को समझा दिया और हड़का भी दिया कि शांति से ग्रीनलैंड दे दो, वरना तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। हमारा भला हो जाए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसी सरकार हमारे देश में है। यूजीसी का नया कानून आया है और सवड़ों में उबाल है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जातिगत भेदभाव होता है, बच्चों के साथ होता है, क्लासरूम्स में होता है। मैंने देखा है, मैं गवाह हूं। और सवाल उबले जा रहे हैं। हां, यह बात सही है कि मोदी सरकार कोई भी बिल लाती है, कोई भी कानून लाती है, कोई भी कदम उठाती है, उससे पहले उसके बारे में सोचती नहीं है, सोच विचार नहीं करती। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ, मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। चाहेंगे जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी? थैंक। मोदी नोटबंदी कर देते हैं, बतलाते हैं कि काला धन समाप्त हो जाएगा, और आज देश में काले धन का क्या हाल है, पहले से बढ़ गया है। आतंकवाद खत्म हो जाएगा, मगर आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। पहलगाम के बाद दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, कितने लोग मारे गए। और अब तो जहरीला पानी पी करके 24 लोग इंदौर में मर गए, जिस शहर को लगातार 7 साल तक स्वच्छ शहर होने का अवार्ड मिलता रहा। मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। और वहां का मंत्री, मध्य प्रदेश का मंत्री क्या बोल रहा था वो भी आपने सुना, पत्रकार को। तो हमारे देश में जिस तरह से गर्व को बेचा जाता है, गर्व के लड्डू को मुंह में ठुसाया जाता है, आपकी जुबान को बंद करवा दिया जाता है, आप बोल नहीं पाते। हम लोग को ऊपर महाजन का पैसा बाकी है, बैंक का लोन बाकी है, सब कुछ बाकी है, और मेरी रोजी रोटी चली जाएगी हम लोग को, तो हम लोग अपने परिवार को कैसे जिंदा रखेंगे समझ में नहीं आ रहा है। और कोई सुनने वाला हम लोग की है नहीं।
जबकि अब मेरी खुद की अपनी जो सरकार है, मैं भी जो है अपने पार्टी का ही हूँ, भाजपा का ही हूँ, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि मेरा भी कोई सुनने वाला नहीं है। सुना नहीं है अंकल जी, आप लोग दलाली मत करिए उसके साइड से, ठीक है? ये दलाली हुआ, ये सब दलाली वलाली मत करिए आप लोग, ये दलाली हुआ ना। हाँ, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे अभी, हम उनको बुला। मेरे घर बीजेपी के कुछ नेता लोग आके मुझे सेटलमेंट करने के लिए पैसा का ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें से मेरे घर आए थे हिमांशु राय, संतोष सिंह और कन्हैया तिवारी जी। ये लोग के घर में बहन बेटी नहीं है, उनकी खुद की बेटियां हैं, फिर भी वो लोग खुद मऊ के होके इतने अच्छे नेता, इतनी अच्छी पार्टी बीजेपी के नेता होके वो लोग हमारे घर हमको बोल रहे हैं कि सेटल कर लो, बदनामी होगी, ये होगी, क्या होगी, मैनेज कर लो पैसे लेके। कुछ ये लोग हमें पैसे का ऑफर दे रहे हैं। युवती को दौड़ा दौड़ा कर पीटता ये व्यक्ति भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन है। मंगलवार देर रात टंडन का एक युवती और उसकी मां से विवाद हुआ। दोनों किसी काम से टंडन की दुकान के गोदाम पहुंची थी। किसी बात पर कहासुनी शुरू हुई। आरोप है कि गाली गलौज के बाद मारपीट हुई। मां बेटी को गंभीर चोटें आई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस देश में आप किस बात पर गर्व करेंगे? ऐसी बहुत वजह नहीं बची हैं। हम अपनों के ही दुश्मन हो गए हैं। हिंदुओं को खतरे में बताया जा रहा है, मगर हिंदू वास्तव में जहां खतरे में है, जो जातियां खतरे में हैं, आदिवासी खतरे में हैं, महिलाएं खतरे में हैं, उन पर चर्चा नहीं होती। हां, अभी एक यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं। सवर्ण इन गाइडलाइंस को लेकर के उबल रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि इन गाइडलाइंस पर भी विचार नहीं हुआ होगा ढंग से। बहस हो सकती थी और होनी चाहिए, अभी भी जायज बात को सुना जाना चाहिए, मगर जो जातिगत भेदभाव की बात है उस पर भी बहस होनी चाहिए। हमारे देश में यह बहुत ज्यादा है। मैं खुद एक परिवार से मिला हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला की घटना आपको याद होगी, पल्लवी की घटना, जो 26 दिसंबर को मौत की आगोश में सो जाती है हमेशा के लिए। चलो पल्लवी तिल तिल कर मरती है। उसका परिवार उसे देखता है मरते हुए, मगर कुछ कर नहीं पाते। कौन से सर? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर? अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक, क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे। और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब मैं कैसे बताऊं आप? बता ना, बता। हमारे देश का कोई भी हिस्सा जातिगत भेदभाव से अछूता नहीं है और हिमाचल भी उससे अलग नहीं है। पल्लवी के परिवार से मेरी बात हुई, आप उस इंटरव्यू को सुनिएगा। आप पल्लवी के लिए अब क्या चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले और ऐसा किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। आगे और भी बच्चे हैं और उन्हें भी कॉलेज जाना, उन्हें पढ़ना है, उन्होंने भी, उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लड़कियां बेटियां तो सबकी बराबर होती है ना। बेटियों ने, बच्चों ने जाना, बेटियों ने पढ़ने जाना, तो उनके साथ ऐसा होगा, ऐसे बेटिए बैठे होगे आगे, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? मुश्किल हो जाएगा सर, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। समाज के लिए भी मुश्किल होगा और हर घर के लिए मैसेज होने चाहिए। अपने बच्चों को अगर पढ़ाना है तो ऐसे कॉलेजों में मत भेजो जहाँ पर मैंने गलती अपने बच्चे की आप भी मत करना। आपको ऐसा लग रहा है कि
पल्लवी को एक पूरे माहौल ने तिल तिल कर मारने का काम किया। बिल्कुल सर, बच्चा मेरा तड़फ तड़फ के मरा है सर, तड़फ तड़फ के मरा हुआ। ये हमारा दिल जानता, हमने कैसे टाइम काटा हुआ बच्चे के साथ, रात दिन हमने उठे रहना सर, हम सोते नहीं थे, रात ऐसे निकलनी, रात और सुबह ऐसे निकलनी कि हमारा दिल जानता। बच्चा तड़फता सर, 3-3 बजे उसका ब्लड निकलना, और बच्चे ने जब तड़फना रोना, उसके मुंह में खुशी नहीं देखी मैंने उसको, और बच्चे को बोला बच्चे हंस दे, तब उसने थोड़ा सा हंसना, बस वैसे ही उसने रहना, बस पापा पापा पापा, बस रोना उसने बार बार मेरे को, बस वो टाइम नहीं भूलेगा कभी, मेरा बच्चा सर तड़प तड़प के मरा। वो सब साजिश के दौरान हुआ सर ये, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं सर, बहुत बड़ा मैसेज है ये। तो आप जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, देखिए समाज में तो हम देखते ही हैं भेदभाव जाति को लेकर के, और तरह तरह के गरीबी अमीरी को लेकर के, रंग तक को लेकर के भेदभाव हमारे समाज में दिखता है। ये सारी चीजें सर खत्म होनी चाहिए। ये कौन सी दुनिया में बैठे हो, इन चीजों को लेके आज करोगे तो क्या करोगे, ऐसे बच्चे और भी मरेंगे फिर, और बच्चों के साथ भी ऐसे होगा। ये जाति वाति को लेके, ये थोड़ा सा वो रंग भेद को लेके, जो भी है ऊंच नीच दिखा के, है ना, पैसा है किसी के पास नहीं है, इन चीज़ों को सबको लेके सर ये बच्चों के साथ, ये ऐसे बच्चे हर जगह के पढ़ने आते हैं, तो बच्चे जो ऐसा करते हैं तो वो गलत काम है सर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पल्लवी का 24 में एडमिशन होता है धर्मशाला कॉलेज में, बिल्कुल सर, और उसके बाद से उसकी डेथ तक, आप 26 दिसंबर को डेथ हुई उसकी, पूरे देश को मालूम है। बिल्कुल सर। तो तब तक उसकी जिंदगी किस तरह की रही? सर स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लाइफ रही है, स्कूल टाइम में एक्टिव थी, बच्चे ने स्पोर्ट्स करना, कराटे भी करने, इसने डांसिंग करनी, सिंगिंग करनी, यानी बिल्कुल एक्टिव थी। कॉलेज गई है, कॉलेज में फर्स्ट बार इसकी रैगिंग हुई है, जो कि प्रिंसिपल को भी पता है, इनके पास हम जाकर आए, मैं, मेरी वाइफ, बेटा, बेटी, उसको बता के पुलिस में कंप्लेंट भी हुई थी, लेकिन मैंने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की थी। मैंने कार्रवाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि उस बच्चे की भी लाइफ खराब हो जाएगी और मेरे बच्चे की भी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी नया पढ़ने लगा है तो मेरे बच्चे को भी दिक्कत हो, है ना, तो कल को वो बच्चा पढ़ रहा तो उसका भी फ्यूचर खराब हो। तो मैंने सही सोच के, पुलिस वालों ने मेरे को ये बोला कि भाई आपकी सोच अच्छी है, ऐसा अच्छी बात है, नहीं किया आपने कुछ भी, तो आप एक काम करना, प्रिंसिपल से जरूर जाके मिलना। तो मैं प्रिंसिपल के पास गया था, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बेटा, बेटी, हम चारों गए, प्रिंसिपल से मिला। प्रिंसिपल ने बच्चे को पूछा कि बेटा हुआ क्या है, तो बोला, बच्चे ने बताया कि मैं हाथ देख रही थी ना सर। बोला अब बच्चे सर कॉलेज जाते हैं तो खेलते कूदते तो पूछते ही है कि तू मेरा हाथ देख दे, तू मेरा हाथ देख दे, तो वही उसने काम किया। उसने देखा तो वो लड़की पीछे से आई, उसने बोला तू एस्ट्रोलॉजिस्ट है, गंदी गंदी गाली निकालने लगी, और मैं फ़ोन में था और मैंने सब कुछ सुना। तो ये सारा को पुलिस, वो वहीं पर बच्ची बीमार हुई, वहाँ से बच्चे को स्टूडेंट उसको उठा के वहाँ पर लेकर गए हैं, अपना हॉस्पिटल में लेके गए हैं। जब हॉस्पिटल में लेके गए हैं तो वहाँ पर पुलिस वालों, डॉक्टरों ने पुलिस बुलाई है, बोलते ये रैगिंग है ना। तो पुलिस वालों ने पूछा है कि क्या करना है, बोला कुछ कार्रवाई करनी है, तो मैंने मना कर दी थी वहाँ पर। तो मैं प्रिंसिपल के पास बाकायदा गया हुआ था, मैंने ये चीज़ बताई भी, तो प्रिंसिपल ने अपना हाथ दिखाया ऐसे, तो ये पूरी उसको ये पूरी बात प्रिंसिपल को बताई है, हाथ दिखाया। तो दूसरे सर थे, उन्होंने भी दिखाया, तो बोलते मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरी पोल खुल जाएगी। तो एक दूसरे से मजाक कर रहे थे वो, तो बच्चे को नंबर भी शेयर किया, उन्होंने नंबर शेयर किया। तो मैंने बोला यार ये प्रिंसिपल बोलता हमारे तो यहाँ रैगिंग हो ही नहीं सकती। जब सर ने बोला था रैगिंग नहीं हो सकती, होती ही नहीं है हमारे सर में, तो मेरे बच्चे की गेट के बाहर फर्स्ट बारी कैसे रैगिंग होगी, गेट के बाहर रैगिंग होगी तो आपकी, तो बोलते यहाँ पर तो हमारी कमेटियाँ बनी, तब आपकी कमेटियाँ कहाँ थी, तब आपकी कमेटियाँ कहाँ थी जो बच्चे की फर्स्ट बार रैगिंग हुई थी। और सर जो प्रिंसिपल सर है वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर मेरे से आप रिटर्न में मांगते ना, लिख के मांगते, तो मैं लिख के देता। सर आपने मेरे से लिख के मांगा नहीं, आपने मेरे को कोई बताया नहीं कि आप मेरे को लिखत में दो, आपने मेरे को ये चीज़ बोली नहीं बिल्कुल भी। आपने सिर्फ मेरे को एक प्यार से बोला और मेरे को टाल दिया वहाँ से, और बच्चे के साथ मेरे साथ भेदभाव होता रहा वहाँ पर, और गलत काम मेरे बच्चे के साथ होता रहा।
और ये अशोक ने किया और सारे जो बच्चे थे, ये मेरे बच्चे को मारने की पूरी साजिश है इनकी, और इन्होंने मेरे बच्चे को हरासमेंट किया और मेरे बच्चे को मारा इन्होंने। और अब मेरा बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया सर। आज मेरी बेटी के साथ हुआ ऐसे, कल किसी और बेटी के साथ होगा। ये चलता चलेगा। अगर ये सिस्टम से रोका नहीं गया तो ये बच्चों को टारगेट करते रहेगी और ऐसे सर करते रहेगी। और बच्चा सर बिल्कुल डिप्रेशन में था, वो ठीक हो ही नहीं पाया। जब भी वो बाहर निकलता था तभी वो डिप्रेशन में जाती थी, तो वो चीज़ें रिपीट होती थी। आज उसने एक पेज में लिखा भी, मैं डीएसपी साहब को दे के आया हूँ आज। क्या लिखा था उसने लिखा था कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ और बोल रही थी कि मेरे पापा को बचाओ, मेरे पापा को बचाओ। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर साफ पता लग रहा है, क्या पता वो मैसेज दे रही थी कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। वो सर को बोलती हो शायद, तो क्या सर कुछ शायद सर ने शायद गलत करता हो। जिस बच्चे ने बोला कि मेरे को बैड टच करता, हमारी तो आंखें खुली रहेगी। सबसे बड़ा सबूत तो वही है, सबसे बड़ा सबूत। अभी ये बार बार क्या सबूत मांग रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, लेकिन बड़ा सबूत तो ये जो बच्चा अपने मुंह से बयान दे के गया हुआ, अपने मुंह से बयान दिए, अपने मुंह से वीडियो बनाई। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? जब बच्चा अपने मुंह से बोल रहा, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसकी, और बच्चे ने हम वहीं खड़े थे और मैंने किसी का फोन लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग करी। तो वहां से पूछा, बोला पापा को बाहर भेज दे, तो नहीं, उसने बच्चे ने बहुत हिम्मत रखी, नहीं पापा को क्यों भेजना बाहर, यही रखो पापा को। आप मैम कुछ आप क्या और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए सर। और ऐसे किसी भी कॉलेज में बच्चे के साथ ऐसा ना हो, कोई और पल भी ना बने बस, और कोई बच्चा ऐसा ना बने, और कोई भी बेटी को ऐसा ना हो बस। सबके बच्चे बराबर है सर। आप इस इंटरव्यू को सुन करके जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि हमारे देश में जातिगत भेदभाव कितने बड़े पैमाने पर होता है, और हम उससे अभी भी उतने वाकिफ नहीं हैं। कई बार हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, हम खुद ऐसा करने लगते हैं। तो जब तक हमारे देश में किसी भी तरह के भेदभाव पर प्रहार नहीं होगा, दिल से नहीं होगा, हमारी अगर मंशा नहीं होगी, तो कानून आते जाएंगे, बदलाव नहीं आएगा। भ्रष्टाचार को ही देख लीजिए, प्रधानमंत्री कितना कहते थे, और बाद में उनकी वॉशिंग मशीन में तमाम भ्रष्टाचारी धुलते चले गए और बड़े बड़े पदों पर आसीन होते चले गए। तो दोस्तों विचार कीजिए, गर्व को ना ज्यादा ओढ़िए ना बिछाइए, और उसका लड्डू तो कतई मत खाइए, आपकी जुबान बंद हो जाएगी। सा 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 प म ग ग रे सा सा रे ग रे ग म ग म प म ग रे सा 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 रे रे सा रे सा रे सा प म ग रे ग म प ग म रे ग प प सा नि रे सा नि सा प म ग ध प सा नि रे सा नि सा प म ग म प द नि ध नि ध प